हेलो चेक। इसका वॉल्यूम कम करिए। हेलो चेक, थोड़ा और कम करिए। हेलो चेक, थोड़ा और कम करिए। करिए कम। थोड़ा सा और बढ़ाइए, ज़्यादा कम हो गया। हेलो चेक, थोड़ा और बढ़ाइए। थोड़ा और बढ़ाइए। ठीक, रहने दीजिए। चलिए ठीक है। नहीं, नीचे। ठीक। चलिए प्यारे, अभी दशहरा दीपावली सब छुट्टी आप लोग काट लिए। सब लोग घर से आ गए। आज से ऑफलाइन भी चालू हुआ था। तो दशहरा दीपावली छठ पूजा ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें टाइम आपका किल हो जाता है, लेकिन एंजॉय करने का भी इसमें अलग मज़ा मिल जाता है। तो सभी लोग अभी दीपावली और छठ पूजा के छुट्टी में घर चले गए थे। अब आ गए, क्लास स्टार्ट हो गया। और दीपावली छठ पूजा का हर साल एक ही साथ छुट्टी मिलता है पटना में। तो सभी जगह, हमारे यहाँ ही नहीं, सभी जगह। तो चलिए, अब कोई छुट्टी वाला दिन नहीं है। अब होली से पहले, होली क्या, अब तो जल्दी जल्दी खत्म होते चला जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए। पिछले दिन आप लोग HCF पढ़ रहे थे, और HCF ये लास्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ था, जिसमें अभी होमवर्क नहीं करवाए थे। तो आज ये आपका सारा वैरायटी समाप्त हो जाएगा। फिर घर पे आप बनाइएगा, फिर जो अटकिएगा उसको बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। आज आपका नंबर सिस्टम खत्म है, कल होमवर्क वाला ख़त्म। फिर हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे या ज्योमेट्री। अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। अगर ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसके बाद मेंसुरेशन। तो देख लेते हैं जो आपको ठीक लगे। करा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब होता है वैसे दो संख्या जिसका HCF एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी दोनों संख्या में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम बोले कि कोई भी दो संख्या लेते हैं तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इसका मतलब कि वो अभाज्य संख्या, ऋण संख्या है। तो हम बोले कि सह अभाज्य कहलाने के लिए कोई भी दो आप संख्या लेते हैं तो उन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर रहेगा तो वो सह अभाज्य नहीं कहलाएगा। सह अभाज्य कहलाने के लिए दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं HCF एक हो। HCF एक हो यानी कोई कॉमन ना हो, यानी अभाज्य संख्या हो। तो सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य मतलब क्या?
तो सहअभाज्य मतलब वैसे दो संख्या जिसमें कोई कॉमन फैक्टर न हो, सहअभाज्य कहलाता है। यानी दो गो अगर संख्या लेते हैं और वो दोनों सहअभाज्य है, यानी उसका HCF 1 है। HCF 1 मतलब कोई कॉमन नहीं है। तो अब कह रहा निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है, यानी कोई कॉमन ना है। तो आप बोलिए, इसमें आप देख रहे हैं कि 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 7 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। यहां पर हम लेंगे तो बोलिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसलिए सहअभाज्य नहीं है। बोलिए यहाँ 23 4 92, 23 इसमें भी है, 23 गुने 4 यहाँ 23 है, 23 दोनों में, इसलिए सहअभाज्य नहीं है। बोले 18 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अगर इसको फैक्टर में तोड़ते भी हैं तो 2 गुने 3 गुने 3, इसको आप तोड़ेंगे 5 गुने 5, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये दोनों डिजिट एक दूसरे का सहअभाज्य है। 18 और 25 सहअभाज्य है, यानी इन दोनों का HCF 1 है। तो आंसर हो गया डी। हालांकि ऐसे एग्जाम में रहता नहीं, लेकिन है पूछा हुआ ही, तो वो एक्सेप्शन है, कभी पूछ दिया। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसलिए क्वेश्चन ये दिया हुआ था। अब ये बात आपको समझ में आए। करा दो परस्पर ऋण संख्याओं का गुणनफल 130। ऋण मतलब अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसका कोई फैक्टर ना हो, वो खुद से कटे और एक से कटे, तो ऋण संख्या अभाज्य संख्या। करा दो परस्पर ऋण यानी अभाज्य, दो परस्पर ऋण संख्याओं का गुणनफल 143 है, यानी दो गो अभाज्य संख्या लिया गया, इन दोनों को गुना किए तो गुणनफल 143 है। तो हम बोले कि इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो करा उसका मासा निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अब दिमाग नहीं लगाना है, इसको तोड़ते नहीं रहना, सीधे देखना है कि दोनों का दोनों तो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो दोनों का HCF निकालेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। तो अब ज्यादा माथा पेची करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे आंसर 1 हुआ। एक लिख रहे हैं 32 से 41। प्यारे अभी 32 से 41 नहीं, शुरू से ही होमवर्क नहीं करवाए थे, आप बना लीजिएगा। कल का आपका काम रहेगा होमवर्क करवा लेना, तो कल आपका काम होमवर्क का हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कल ये भी बता दीजिएगा कि अलजेब्रा पढ़ना है। कि बहुत सारे लोग ट्रिगोनोमेट्री का डिमांड में थे कि ट्रिगोनोमेट्री, तो प्यारे ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री अच्छी बात है, लेकिन अलजेब्रा का बहुत सारे चीज वहां पर यूज होता है, तो अलजेब्रा पढ़ के हमेशा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहिए। सीक्वेंस टूट जाएगा तो मजा किड़किड़ा होगा। तो 2-4 लोग हैं कि पहले अलजेब्रा पढ़े थे, तो कुछ पार्ट्स पढ़े थे, तो उन लोग का डिमांड है कि ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से अलजेब्रा नहीं पढ़े थे। तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िएगा ना, तो वो माइंड में ज़्यादा दिन तक रहता है। अगर छोड़ भी दीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हैं तो उससे दिक्कत होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तब तो माइंड में रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़िएगा तो वो माइंड से निकल जाता है। तो सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो अगर उस सीक्वेंस में पढ़िएगा तो भार भी कम पड़ेगा और माइंड में रहेगा भी, भूलिएगा नहीं। तो ये सब अंतर होता है, तो इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे जैसा आप बोलिएगा तो ज्योमेट्री भी पढ़ सकते हैं, या ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ लेना पड़ जाएगा, तो देख लेंगे, आप जैसा बोलिएगा। करा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त तक नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, दो गो कोई संख्या है, क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन इन दोनों संख्या का लघुत्तम समापवर्त यानी इतना का एलसीएम आपका 120 दिया हुआ है।
दो संख्या का एलसीएम 120 है, तो कह रहा है एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता है। जो होगा वो नहीं ढूंढना है, कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है की बात किया है। क्यों? क्योंकि ये तो डिजिट हमें मालूम है नहीं। तो हम बोले कि एलसीएम 120 है, तो दो संख्या का भी एलसीएम 120 हो सकता है, तीन संख्या का भी हो सकता है, अलग अलग संख्या का भी एलसीएम 120 हो सकता है। तो प्यारे ये एक्यूरेट दोनों संख्या क्या है तो हमें मालूम है नहीं, इसलिए ये नहीं पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। कह रहा है कि ये सब दिया हुआ तो कौन सा नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस संख्या को दो या दो से अधिक फैक्टर में तोड़ेगा, फिर उसी तरह से इसको भी दो या दो से अधिक फैक्टर में, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर में तोड़ेगा। और एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों में जो जो कॉमन रहता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, सबको गुना कर लेते हैं तो एचसीएफ हो जाता है। तो प्यारे यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा ये ना पूछकर पूछ दिया है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो बहुत आसान कर दिया, समझिएगा। हम बोले कि कोई भी दो गो संख्या लेते हैं तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ जो होता है ना, पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब आप दो संख्या लेते हैं तो इन दोनों का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ है जो प्रत्येक संख्या को भी काट देता है, उनमें से प्रत्येक संख्या को भी काट देता है, उसके जोगफल को भी काट देता है, उसके अंतर को भी काट देता है, उसके गुणनफल को भी काट देता है, उसके एलसीएम को भी काट देता है। तो हम बोले कि कोई भी दो संख्या का एचसीएफ निकालिएगा तो वो एचसीएफ है जो उनमें से प्रत्येक संख्या को भी काटेगा, उनमें से प्रत्येक संख्या के जोगफल को भी काटेगा, उनमें से प्रत्येक संख्या के अंतर को भी काटेगा, उनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनफल को भी काट देगा, उनमें से प्रत्येक संख्या के एलसीएम को भी काट देता है। तो हम बोले कि कौन सा नहीं हो सकता, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ की बात करेंगे तो अगर हम कहें कि 8 है जो इन दोनों संख्या का एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ होगा कब? जब 8 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। अगर इससे ये नहीं कटेगा इसका मतलब है कि वो एचसीएफ नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि एचसीएफ अगर होगा तो हर हाल में एलसीएम को काट देगा। तो प्यारे 8 से इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी एचसीएफ ये 8 है जो बिल्कुल हो सकता है। तो हमें ना वाला ढूंढना है कि कौन नहीं हो सकता है, तो ये तो हो ही सकता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। बोलिए 12 से इसको काटिएगा तो 12 भी इसको काट देगा, इसका मतलब है कि एचसीएफ इसको काट रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है, नहीं वाला ढूंढना है। बोले 24 से ये कट रहा है इसलिए एचसीएफ हो सकता है, नहीं वाला ढूंढना है। 35 से भाग लगाइएगा 120, पूरे पूरे नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि ये एचसीएफ नहीं है। जो नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे 35। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो आपको समझ में आ रहा है प्यारे, ये एलसीएम एक ऐसा चैप्टर है ना कि उसको ध्यान में रखिएगा, रिवीजन में रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। ऐसे तो नंबर सिस्टम ही पूरा अटपटा सा चीज है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि पढ़ते रहिए कभी खत्म नहीं होता है। नंबर सिस्टम तो सब कुछ नंबर सिस्टम ही है, ये कभी खत्म ना होने वाला चीज है। लेकिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो ऐसा कुछ पढ़े कि एग्जाम में बस बन जाए, मतलब इतना ही से है, विद्वान बनने से तो मतलब है नहीं। चलिए करा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। दो गो कोई संख्या लिया गया, इसका एचसीएफ निकाला। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने में सुविधा हो इसलिए हम लिख रहे हैं।
क्योंकि अपने लिए हम नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। समझ जाइएगा तब तो फिर कुछ भी कर ही दीजिएगा। करा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है? तो प्यारे आपसे कह रहा है कि एलसीएम, ये जो ऑप्शन है ना, वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? इन दोनों संख्या का एचसीएफ 8 है, तो कह रहा यही दोनों संख्या का एलसीएम कौन वाला नहीं हो सकता है? तो प्यारे एचसीएफ से हम भाग लगाएंगे इसमें, तो एचसीएफ इसको काट देगा, तो बोलेंगे एलसीएम ये हो सकता है। अगर नहीं काटेगा तो हम बोलेंगे कि ये एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ है जो एलसीएम को काट डालेगा। तो अब बोलिए, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि ये 24, तो 8 से 24 में भाग लगाइएगा। ये दोनों संख्या का एलसीएम कुछ पल के लिए मान लिए कि 24 है। तो अब हम बोले कि ये एलसीएम जब 24 है तो इस एचसीएफ से इसमें भाग लगाइएगा, तो ये कट रहा है, इसलिए एलसीएम हो सकता है, लेकिन नहीं वाला ढूंढना, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। बोलिए 8 से ये कट रहा है, इसलिए एलसीएम हो सकता है, नहीं वाला ढूंढना, इसलिए नहीं होगा। 8 से कट रहा है, भी नहीं होगा। 8 से ये नहीं कट रहा है, जबकि ये कट जाता तो हम बोलते कि एलसीएम हो सकता है, लेकिन नहीं कट रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि एलसीएम ये नहीं हो सकता। और नहीं वाला ही पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर यही डी जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, करा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका मासा 16, मासा मतलब एचसीएफ 16। करा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका एचसीएफ 16 और उसका एलसीएम 136? तो प्यारे कोई भी संख्या है उसका एचसीएफ बोला ना कि इन दोनों संख्या का एचसीएफ 16 है और इस दोनों का एलसीएम 136 है, तो हम बोले कि ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136। पूछे कैसे भाई? तो हम बोले कि एचसीएफ तो एलसीएम को काट देता है ना, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी संख्या, अब 2 गो है कि 3 गो है ये क्लियर नहीं है, तो समझने के लिए हम लिख रहे थे। तो कोई भी संख्या लिया गया, 2 या 2 से अधिक संख्या लिया गया, तो उन दोनों का एचसीएफ 2 हो या 3 हो जो भी हो, तो उन सब का एचसीएफ निकाला तो कह दिया कि 16 आएगा, और एलसीएम उन सब का निकालेंगे तो 136 आएगा। जबकि हम लोग को पता है कि एचसीएफ है जो एलसीएम को हर हाल में काट देता है, तो यहां पर एचसीएफ है वो देखिए इस एलसीएम को काट पा रहा है, तो बोलेंगे 16 28 से 128, 16 नमा 44 से 144, ये 136 तो कट ही नहीं रहा है। तो जब 16 से ये नहीं कट रहा है तो एलसीएम भला ये कैसे हो सकता है? तो जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या लिए तो उन सब का एचसीएफ निकालेंगे तो 16 और एलसीएम 136, ये हो ही नहीं सकता। और प्रश्न में कह रहा है कि एचसीएफ 16 है, एलसीएम 136 है, जबकि हम लोग को पता है कि एलसीएम है ही नहीं। प्रश्न इसको गलत कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा ऑप्शन है नहीं। करा केवल 1, बिल्कुल नहीं। केवल 2, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे, अरे 1 भी नहीं तो बहुत सारे की बात कहाँ आ रहा है? 1 भी नहीं तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ये खुद है ही नहीं, तो 1 भी नहीं होगा। 1 भी ऐसा संभव नहीं है। ये हो गया। आइए प्यारे, यहां से अब आपको सीखना है। ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। पहले बेसिक के हिसाब से एकदम आराम से समझा रहे हैं, इसको दिमाग में सेट कर लेना है।
और इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। ये बहुत ही बढ़िया एक टाइप ही ये है, अपने आप में एक टाइप है। इस टाइप को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ टाइप लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। ये प्यारे एक अलग टाइप ही है, इस टाइप को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी तो हम पहले बेसिक से बना रहे, लेकिन आपको जब बनाना रहता है तो फिर तो ऑप्शन से भी जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो शुरू से बताते चलेंगे। तो एग्जाम में ऑप्शन ही ज़्यादा यूज करना है, लेकिन कंसेप्ट आपको जानना है, क्योंकि सभी जगह ऑप्शन हिट नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में कंसेप्ट नहीं सीखे रहिएगा तो वो क्वेश्चन तो आप नहीं सोल्व कर पाएंगे, वो तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ऑप्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन सीखना है आपको। तो चलिए देखते हैं। और जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं एलसीएम में वो भूल जाते हैं, जबकि 4th क्लास में ही आप पढ़े होंगे एलसीएम, वहीं शुरुआत हुआ था। चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली कंडीशन दिया है, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, या तो लिख देगा कि 37 से 100 के बीच वाली संख्या, कुछ भी कंडीशन आ सकता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। कह रहा है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इसका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो ये संख्याएं हैं। तो पहले हम आराम से बेसिक बना दे रहे हैं। बेसिक का ज्ञान होना चाहिए, फिर तो मुजमानी तुरंत लिख के कर ही दीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। करा 2 अंकों वाली 2 संख्या का गुणनफल, 2 अंक वाली, ये प्यारे कोई 2 गो संख्या है, 2 अंक वाली कोई 2 गो संख्या है, 2 अंकों वाले 2 संख्या का गुणनफल 2028 है। यानी इन दोनों को गुना किया ना तो गुणनफल कह रहा है कि 2028 है, और इसका HCF महत्तम समापवर्तक 13 है। लिख देते हैं समझने के लिए। तो हम बोले प्रश्न में लिखा हुआ है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल 2028 है, और कह रहा है इन दोनों संख्या का HCF महत्तम समापवर्तक, HCF लिख रहा है 13, महत्तम समापवर्तक लिखा जाता, लघुत्तम समापवर्त लिखा जाता। समापवर्त कटने वाला, समापवर्तक काटने वाला, आपको बताए थे, ये पॉइंट भूलिएगा नहीं। समापवर्त मतलब कटने वाला और समापवर्तक मतलब काटने वाला। तो कह रहा 2 अंकों वाली 2 संख्या, 2 अंक वाली 2 गो संख्या है, इसको गुना किया तो गुणनफल 2028, और इन दोनों का HCF जब निकाला तो HCF आपका 13 आ गया। तो अब हम बोले कि ये 2 अंक वाली जो संख्या है, तो प्यारे 2 अंक वाली जो 2 गो संख्या है, तो इस संख्या को पहले फैक्टर में तोड़ा होगा, इसको भी फैक्टर में तोड़ा होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि 2 ही फैक्टर टूटे, 2 से अधिक फैक्टर भी टूट सकता है, छोटा छोटा पार्ट में कई एक फैक्टर में टूट सकता है। ये तो हमें समझना है, इसलिए हम इस तरह से तीर बना के समझा रहे। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही टुकड़ा हो, अनेक टुकड़ा हो सकता है। तो हम बोले ये वाला 2 अंक वाली संख्या है और ये भी 2 अंक वाली संख्या है, इन दोनों संख्या को फैक्टर में तोड़ा, और फैक्टर में तोड़ा तो अब कह रहा HCF 13 है। इसका मतलब इस संख्या को जब हम फैक्टर में तोड़ रहे थे तो एक टुकड़ा 13 तो जरूर होगा। पूछिए कैसे भाई? इसलिए कि HCF 13 है, तो इनमें से प्रत्येक संख्या में 13 शामिल होगा, तो जो शामिल होगा कॉमन होगा, तभी ना वो HCF बना है। इसलिए इसको भी कोई व्यक्ति फैक्टर में तोड़ा होगा, 2 फैक्टर या उससे अधिक फैक्टर जो भी हो। तो जब इसको फैक्टर में तोड़ा होगा तो एक फैक्टर 13 इसका आया होगा,
इसमें भी एक फैक्टर 13 आया होगा। इसका दूसरा फैक्टर हमें मालूम नहीं है, इसका भी दूसरा फैक्टर हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्यारे ये निश्चित है कि इसका जो अगला फैक्टर होगा और इसका भी जो अगला फैक्टर होगा उसमें कोई कॉमन टर्म नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि इधर जो इसका दूसरा फैक्टर होगा अगर उसमें कॉमन रहेगा तो 13 13 के अलावा और भी तो कॉमन हो गया, और जब और भी कोई संख्या कॉमन होगा तो भला HCF 13 कैसे रह सकता है? HCF 13 होने का मतलब कि इस संख्या और इस संख्या को फैक्टर में तोड़ा होगा तो केवल 13 ही तो कॉमन हुआ होगा। इसका मतलब है कि इस संख्या को फैक्टर में तोड़ेंगे तो एक फैक्टर 13 आया और दूसरा फैक्टर हम मान लेते हैं A आया। इसमें हम दो फैक्टर में तोड़े तो एक फैक्टर 13 आया और दूसरा फैक्टर B आया, और हम बोले यहां पर A और B आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि सह अभाज्य A और B आपस में इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है। अगर कॉमन रहता तो सहभाज्य नहीं कहलाता। सहअभाज्य का मतलब उसका HCF 1 हो, या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यानी हम बोल सकते हैं कि अब ये जो संख्या है वो आपका 13A हो गया और दूसरी संख्या आपका 13B हो गया। तो हम बोले एक संख्या आपका 13A और दूसरी संख्या 13B। तो हम A और B के बारे में बोलेंगे, एक संख्या 13A मान लिए और दूसरी संख्या 13B। तो आप कहेंगे सर 13A और 13B कैसे मान लिए? तो इसी चीज को तो हम समझा रहे थे कि ऐसा हम क्यों माने हैं। तो ये बात आपको समझ में आया कि ऐसा हम क्यों माने। तो प्यारे दो गो संख्या लिए थे तो HCF है, तो इसमें आपका 13 होने का मतलब इसका भी एक फैक्टर 13, इसका भी एक फैक्टर 13। इसका दूसरा फैक्टर A माने और इसका दूसरा फैक्टर B। तो A और B में कोई कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन होगा तो HCF 13 नहीं बल्कि 13 के साथ साथ जो कॉमन होगा वो भी इसमें गुना हो जाएगा, तो 13 ना होकर ये इसके मल्टीपल में हो जाएगा। इसलिए यहां पर आपका एक संख्या 13 गुने A यानी 13A और दूसरी संख्या 13 गुने B यानी 13B। तो अब एक संख्या 13A है और दूसरी संख्या 13B। जहां हम लिख देते हैं समझने के लिए, जहां A तथा B सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब बोलिए यहां पर एक संख्या 13A है और दूसरी संख्या 13B है, जहां A तथा B सहभाज्य है। अब प्रश्न में कह रहा 2 अंकों वाली दो संख्या का गुणनफल 228 है। अब प्यारे हम बोले कि दुनिया का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आप बनाइए, अगर मैथ बना रहे तो कभी भी वेरिएबल टर्म आप कुछ भी मान लेते हैं ना, तो अब कुछ भी नहीं सोचना है, केवल एक ही चीज सोचना है कि ये इक्वेशन कैसे बनेगा। जब तक वो इक्वेशन नहीं बनेगा तो वो जो वेरिएबल टर्म आप मानते हैं उसका मान कभी ज्ञात हो ही नहीं सकता। आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए, ट्रिगोनोमेट्री हो या अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो या तो कोई भी चैप्टर हो, जब भी आप वेरिएबल टर्म मानते हैं तो हर हाल में उसको इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। इक्वेशन में बदलेंगे तो उस वेरिएबल टर्म का मान ज्ञात हो जाएगा, अगर इक्वेशन नहीं बदलेंगे तो ज्ञात होगा नहीं। तो हम बोले कि यहां पर एक संख्या 13A और दूसरी संख्या 13B मान लिए हैं, तो अब आप इसको इक्वेशन में बदलिएगा। तो इक्वेशन में बदलने के लिए आप डाटा ढूंढेंगे ना कि क्या ऐसा चीज दिया हुआ जिससे वो इक्वेशन में बदल सकता है। तो प्यारे वहां पर कह रहा है कि 2 अंकों वाली दो संख्या का गुणनफल 228 है। तो बोलिए यहां पर गुणनफल कह रहा है कि दोनों संख्या का 228 है, और हम लोग के अनुसार इन दोनों संख्या का गुणनफल तो 13A गुने 13B। तो हम लोग के अनुसार दोनों का गुणनफल इतना और प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल इतना।
दोनों तो उसी का गुणनफल है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये भी उसी का गुणनफल है, ये भी उसी का गुणनफल, ये हम लोग के अनुसार है, ये प्रश्न के अनुसार है, इसलिए दोनों तो उसी की बात कर रहा है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। तो आप जल्दी से इसको काट दीजिए। 13 से काटिएगा, 13 इकाई 13, 7 बचा, 13 पंचे 65, तो 7 बचा, 13 छका 78, फिर 13 से काटिए, 13 इकाई 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, यानी आप बोलेंगे A गुना B बराबर है 12। अब हम इसको साइड कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ये यहां देखिए क्या कह रहा था, 2 अंकों वाली दो संख्या का गुणनफल, 2 अंकों वाली, यानी आंसर जो होगा वो 2 ही अंक वाला संख्या आएगा। यहां 3 अंक है तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, तो आपका 2 अंक वाली होना चाहिए। तो पूछ रहा ये संख्याएं हैं, तो संख्या हम एक माने हैं 13 है, दूसरा 13 भी, तो 13A 13B का वैल्यू बताइएगा, वही आपका संख्या होगा। अभी इसको हम थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, ये बेसिक बता रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब जरा समझिएगा, हम बोले A गुना B, ये 12 आ गया। अब प्यारे आप मैथ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी चैप्टर हो, कभी भी बचपन से आप करते आ रहे हैं, तो 2 गो वेरिएबल टर्म रहता है ना, तो 2 गो इक्वेशन रहता है, तो सॉल्व होता है, बारी बारी से सबका मान निकल जाता है। या तो फिर एक इक्वेशन रहता है तो उसमें एक कॉमन होके कैंसिल हो जाता है, तो दूसरा वाला आपका ज्ञात हो जाता है। तो एक कैंसिल हो गया तो एक ही ज्ञात हुआ, दूसरा तो कैंसिल ही हो गया, तो मान निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ दोनों संख्या निकालना है और इक्वेशन भी एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्यारे अब यहाँ A और B दोनों का गुणनफल 12 है, जहां कि A और B आपस में सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कोई कॉमन नहीं है, तो इसके लिए A गुने B 12 है, तो 12 को आप कितने तरह से तोड़ सकते हैं, तो हम बोले कि इतने तरह से तोड़िए कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो हम बोले 12 को तोड़िएगा, तो प्यारे जब आप 12 को तोड़िएगा तो आप बोलिएगा 1 जुग्म, तो 1 और 12 बना, 1 गुने 12। एक बार आप लिखिएगा 1 गुने 12, 1 गुने 12, तो ये 12 ही कहलाएगा। तो अब इतना लिखते नहीं रहते, डायरेक्ट बोल लेते हैं। तो हम बोले कि 12 को तोड़ेंगे तो एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 12, यानी 1 जुग्म ऐसा बनेगा जिसमें A अगर 1 होगा तो B को 12 पढ़िएगा, अगर A को 12 पढ़िएगा तो B को 1 पढ़िएगा, क्योंकि इसमें तो ये थोड़े ना क्लियर है कि A 1 है और B 12 है। लेकिन हमको A और B क्लियर भी नहीं करना है, क्यों भाई? क्योंकि हमको तो संख्या बताना है, तो एक में 13A है और दूसरा में 13B है, तो एक A अगर इसमें A का वैल्यू 1 मानते हैं तो 1 यहाँ रखेंगे और 12 यहाँ रखेंगे। अगर A को 12 मानेंगे तो 12 यहाँ और B को तो 1 मानिएगा तो 1 यहाँ। तो आंसर तो दोनों संख्या ही पूछ रहा था, तो बात तो बराबर है। अब A का B का 12 रहे, या तो फिर A का 12 रहे और B का 1 रहे, उससे क्या फर्क पड़ता हो, तो किसी का भी रहे। तो हम बोले कि A 1 है नहीं, हो सकता है। आप डेफिनेट रूप से नहीं कहेंगे कि A का वैल्यू 1 ही है, डेफिनेट नहीं है। तो यहां पर प्रश्न में भी आपका कंडीशन दिया हुआ है कि 2 अंक वाली संख्या बताइए कि कौन सा है। तो प्यारे यहां तो बहुतों सारे हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में से शर्त कंडीशन जो दिया हुआ उसके आधार पे आपका आंसर देना रहता है, क्योंकि ये तो डेफिनेट है ही नहीं कि A 1 है B 12 है, क्योंकि और भी तो हो सकता है। तो आप बोलिए अगर A को हम 2 मानेंगे तो दोनों का गुणनफल 12 पूरा होना चाहिए, तो B 6 होगा। लेकिन 2 और 6 लेते हैं तो प्यारे A और B आपस में सह अभाज्य है, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी HCF 1 है। लेकिन 2 और 6 लेते हैं तो इसमें तो कॉमन हो जाता है, इसलिए ये युग्म नहीं हो सकता है। आप बोलिए अगर यहाँ 3 लीजिएगा तो यहाँ 4 लेंगे, 3 गुने 4 12, तो ये हो सकता है।
अब बोलिए अगर यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, 4 3 12, तो यही ना हो गया, ये उल्टा करके केवल लिखा गया। तो यहाँ जब लिखा गया तो यहाँ की कोई बात ही नहीं है। और बोलिए 2, तो अब होंगे, अब 12 को और भी तोड़िएगा, 2 गुने 6, तो 2 गुने 6 या 6 गुने 2 पढ़िए, बात तो बराबर है। अब तो आगे होगा नहीं, बस इतना ही हुआ। अब आंसर देना है, तो बोलिए ए का वैल्यू अगर 1 पढ़ते हैं तो बी 12 होगा, तो संख्या 13A, तो संख्या प्यारे 13A है और एक 13B है। तो अब हम बोले इसके आधार पर आंसर दीजिएगा, तो A का वैल्यू 1 रखते हैं तो 13 गुने 1 यानी 13, और B का वैल्यू 12 रखेंगे, 13 बार है 56 से 156। लेकिन आपका प्रश्न में जरा देखिएगा, तो प्रश्न में कह रहा 2 अंकों वाली संख्या, आपको जो पूछा जा रहा है वो 2 अंकीय संख्या होना चाहिए, इसलिए प्यारे ये तो होगा नहीं, तो ये वाला का कहानी खत्म। बोलिए अब इसमें मान रखेंगे A 3 तो B 4, तो A के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो A के जगह 3 अगर आप रखिएगा तो बोलिएगा 3 रखेंगे 13 तिया 39, और यहाँ पर 4 रखिएगा तो 13 चौ 52, तो ये भी 2 अंक वाला संख्या, ये भी 2 अंक वाला, तो आपका आंसर 39 और 52 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार जो शर्त दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ, वो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और उसको फुलफिल करवाते हुए आपका ए और बी का आंसर ये जाएगा, ना कि ये नहीं जाएगा। हो गया। एक लिख रहा है स्पीड का ऑप्शन सही क्यों नहीं कराए। प्यारे वो इनकार कर दिया, उसके चक्कर में रहिएगा। अगर आपका ऐप जो चल रहा है वही अगर गड़बड़ हो जाएगा, और इसमें अब नया बैच तो कोई ऑनलाइन आएगा नहीं, तो फिर सारा वीडियो अगर कुछ डिलीट उलीट हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, जैसे है पढ़िए, काम खत्म करिए, बस हो गया। चलिए अब ये हो गया, ये बात आपको समझ, अच्छा चलिए ठीक है, समझ गए। अब प्यारे इतना जोर नहीं लगाना, एग्जाम में जल्दीबाजी में है तो ये तो बहुत डिटेल से बोल बोल के किए, अब जल्दी से आपको बोलते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो जल्दी से आप कैसे बोल सकेंगे। तो देखिए पहले तो एक बार बेसिक ही शॉर्ट में जल्दी से कैसे बोल लेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन से जल्दी से कैसे कर लेंगे, दोनों बोल लेते हैं, हड़बड़ाइएगा। चलिए देखते हैं। अब बाय द वे आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया कि ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तो अगर बेसिक करना रहे तो जल्दी से कैसे मानिएगा। तो करा 2 अंकों वाले 2 संख्या का गुणनफल 2028 और इसका महत्तम समावर्तक 13 यानी HCF 13 है। तो प्यारे इसी से संख्या निकल जाता है, कैसे, तो HCF 13 यानी पहला संख्या में भी 13 शामिल होगा, दूसरा में भी शामिल होगा। तो हम बोले और बाकी जो अलग उसका फैक्टर जो बचा A और B मान लीजिए, जहां A और B सहभाज्य है यानी कोई कॉमन नहीं है, तो अब जल्दी से दोनों संख्या लिखा जा सकता है। तो तुरंत बोलिएगा कि सर HCF तो 13 है, तो हम बोल लेंगे कि पहला संख्या 13A है और दूसरी संख्या 13B है, और A और B में कॉमन नहीं है यानी ये सहभाज्य है। तो हम संख्या 2 को मान लिए। अब कहेंगे कि इक्वेशन में बदलिएगा, तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसका गुणनफल 2028 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल 2028, बस इक्वेशन बन गया। कभी वहां गुणनफल लिखा रहेगा, कभी जोगफल लिखा रहेगा, कभी अंतर लिखा हुआ रहेगा, कभी एलसीएम लिखा रहेगा। अगर कहता इन दोनों का जोगफल 2028 है तो यहाँ प्लस कर देते, इतना इतना जोड़ इतना बराबर इतना। कहता इन दोनों का अंतर इतना है तो यहाँ पर माइनस लिख देते। कहता इन दोनों का एलसीएम इतना है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ पर लिखते कि 13A 13B का एलसीएम तो 13AB, तो एलसीएम इतना और उधर का एलसीएम इतना, दोनों बराबर कर देते, बस हो गया। तो जो भी कहे, या गुणनफल कह रहा था इसलिए आप क्या करेंगे, तो जल्दी से दोनों का गुणनफल को बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों का गुणनफल हम लोग के अनुसार इतना और प्रश्न के अनुसार 2028 है, बस इतना ही तो लिखना, अगर बेसिक से भी करिएगा तो।
अब तुरंत काट छाट करिएगा तो 13 इकाई 13, 7, 13 पंचे 65, 7, 13 छक्का 78, 13 से काटेंगे 13 इकाई 13 दो 13 दूनी 26, ए गुने बी 12 आ गया। तो अब इसका संभव युग्म आप जल्दी से तोड़िएगा। तो ए गुने बी 12 आया, तो ए और बी जल्दी जल्दी लिखना चाहेंगे तो कॉमन नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे 1 12। आप बोलेंगे 2 और 6, तो 2 6 में कॉमन है इसलिए वो नहीं ले सकते, 3 और 4। अब बोलेंगे 6 2 तो पहले भी हो गया था, 2 6 बोलिए 6 2 तो उसमें भी कॉमन नहीं होगा। तो अब ये वाला युग्म संभव है या तो ये युग्म संभव है, तो अब आपका संख्या इसमें मान पुट करिए या उसमें मान पुट करिएगा। तो हम बोले ए का वैल्यू अगर 1 तो बी का वैल्यू इस तरह से 12 हो जाएगा। एक सेकंड, तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, अगर ए 1 तो बी 12, अगर ए 3 तो बोलिए बी 4, मान रख लीजिए। तो संख्या 13 ए और 13 बी है। तो हम बोले ए का वैल्यू 1 है तो 13 ए, यानी ए के जगह 1 रखेंगे 13 इकाई 13, बोले बी के जगह 12 रखेंगे 13 बार है 56 से 156, तो 1 तो ये होगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ कंडीशन डाला था कि 2 अंक वाली होना चाहिए, तो एक तो 2 अंक वाला है लेकिन दूसरा 3 अंक वाला, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इससे मान रखिएगा तो बोलेंगे 13 तिया ए का वैल्यू 3 रख दीजिए, 13 तिया 39, और बोलिए बी का वैल्यू 4 रखेंगे 13 4 52। इस तरह से जल्दी से बोल दीजिएगा, तो इस तरह से हमारे ख्याल से हो जाना चाहिए। चलिए हो गया, अब हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे जल्दी से हम ऑप्शन से कर लेते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो समय बचना चाहिए, जल्दी जल्दी करना है। आपके पास क्या ज्ञान है, कितना नॉलेज है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल आपको आंसर देना है। करा 2 अंकों वाली 2 संख्या का गुणनफल 2028 है, उसका महत्तम समर्थक 13 है, यानी HCF 13 है। तो आप बोलिए इन दोनों का HCF 13 होगा, तो बोलिए 26 3 78, तो हम बोले 26 इन दोनों का HCF हो रहा है। HCF होना चाहिए कितना 13। कहिएगा कि सर गुणनफल से पहले क्यों नहीं चेक किए, तो प्यारे गुणनफल से करेंगे तो गुना करिएगा दोनों डिजिट को, तो बड़ा बड़ा चीज को गुना करेंगे तो फिर ज्यादा समय न लगेगा, इसलिए पहले छोटा वाला से कर लेंगे, उसी से हो सकता है 2-3 को कैंसिल हो जाए तो फिर मेहनत से बच जाइएगा। तो बोलिए HCF 13, इन दोनों का HCF 13 नहीं है बल्कि 26 हो रहा है, क्योंकि 26 और इसमें भी 26 कॉमन है तो 26 हो जाता। यहाँ 2 अंक वाली संख्या कहा है और ये 3 अंक वाला है, तो ये तो अपने आप में कैंसिल हो गया। आप बोलिए इन दोनों का HCF 13 हो ही नहीं सकता, इसमें तो 13 है ही नहीं, तो HCF भला 13 कैसे हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, नन ऑफ दीज है नहीं, इसलिए आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो यही होगा ही। अगर नन ऑफ दीज एक ऑप्शन में रहता तब तो आपको सारे ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो इसको भी करते। तो बोलिए 39 और 52 में कॉमन 13 हो रहा है, यानी HCF 13 है, और इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने पर 2028 होगा। अब गुना करने में आप सोचेंगे कि 39 गुने 52 करते हैं, तो आप जल्दी से ऐसे लिख के करने लगते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। हम बोले मार पीट का रूल होता है, मार पीट का रूल से गुना करेंगे तो फिर आप जल्दी से गुना कर देंगे, बिना कहीं पर कुछ लिखे हुए डायरेक्ट कर दीजिएगा। अगर रूल नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप जैसे जानते हैं गुना करिए, 2028 ही आ जाएगा। आप लोग जानते हैं मारपीट का रूल, जानते हैं, सीखे थे, चलिए सीखे थे तो ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे आपका आंसर यही होगा, गुना करिए 2028 आ रहा है। अब ये आप सीख गए ना, तो अब ये सब भी प्रश्न आपसे हो जाएगा, लेकिन समझना भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले बेसिक से करते फिर ऑप्शन से करेंगे। करा 2 संख्याओं का अंतर 12 है, 2 संख्याओं का अंतर 12 है तथा महत्तम समापवर्तक भी 12 है, ये संख्याएं हैं। तो जब महत्तम समापवर्तक दिया हुआ रहेगा प्यारे, तो संख्या तो उसी से लिख देते हैं।
तो पहला संख्या में भी 12 कॉमन होगा, दूसरा में भी कॉमन होगा, और इसके साथ और भी फैक्टर होगा। तो मान लेते हैं कि इस संख्या में एक फैक्टर 12 था, इसमें भी 12 था, इसमें a मान लेते हैं, तो ये 12a और इधर b मान लिया 12b। a और b में कोई कॉमन नहीं है, तो 12a 12b। अब इन दोनों का कह रहा है, संख्या तो ठीक है, मान लिए 12a 12b। अब इसको इक्वेशन में बनाइएगा तो दोनों का अंतर कह रहा है 12, तो इसमें से इसको घटाइए तो ये आ गया 12। तो 12 यहाँ कॉमन लीजिएगा तो 12 से 12 कट जाएगा, तो इधर हो गया a माइनस बी, क्योंकि 12 कॉमन लिए तो 12 से 12 कटेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात ऐसा है प्यारे कि a और b का अंतर 1 है। गुणनफल में तो आप देख रहे थे कि 12 था, तो 12 को आप 2-4 को ही फैक्टर तोड़ सकते हैं, 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, फिर वैसे ही उल्टेंगे तो 4 गुने 3, 6 गुने 2, 12 गुने 1, बस यही तोड़ सकते थे। लेकिन अब यहां पर अंतर 1 लिखा है, तो a और b का अंतर 1 वाला तो दुनिया भर का टर्म हो सकता है, दुनिया भर का। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसको हम 2 लिखे, इसको 1 लिखे तो अंतर 1 कहलाएगा। अगर इसको 3 लिखे, इसको 2 लिखे, अंतर 1 कहलाएगा। अगर हम इसको 4 लिखे, इसको 3 लिखे, अंतर 1 कहलाएगा। अगर इसको 101 लिखे, इसको 100 लिखे तो अंतर 1 कहलाएगा। यानी अनगिनत हो सकता है। तो प्यारे ये संभव ही नहीं है। तो अब ऑप्शन जरा पढ़ते हैं, यहाँ ऑप्शन अब इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इससे करते हैं तो अनगिनत हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में इस प्रश्न के लिए अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो कभी संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अनगिनत संख्या हो जाएगा। तो आपका जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे तो वहां तो बेसिक से बनाना रहता था, तो ये वाला क्वेश्चन वहां पर नहीं रहता था। क्यों भाई? क्योंकि अनगिनत बन जाएगा, इसलिए ये तो नहीं पूछता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना रहता है। तो अब जरा ऑप्शन पे भी नजर डालिए। तो हम बोले, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 12 तथा महत्तम समापवर्तक भी 12 है। तो ये बेसिक करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते। तो यही चीज है कि कभी कभी बेसिक आपका फ्लॉप हो जाता है, तो अब यहाँ पे जाके अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि आपको दिख रहा है कि अंतर 1 वाला तो अनगिनत हो जाएगा, तो अब ऑप्शन से करना ही पड़ेगा। तो 2 संख्या का अंतर 12 हो, तो देखिए ये दोनों संख्या और HCF करा 12। चलिए पहले HCF ही चेक कर लेते हैं। इन दोनों का HCF तो होगा नहीं 12। बोले इन दोनों का HCF तो 12 होगा नहीं। इन दोनों का HCF 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, HCF में नहीं है। बोले इन दोनों में 12 कॉमन है तो HCF होगा। और हम बोले कि दोनों का अंतर भी 12 का होना चाहिए, तो इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है प्यारे बड़ा में से छोटा को घटाना। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 12 होगा, इसलिए अंतर 12 हो ही रहा है। तो आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आप इस तरह से यूज करके बना सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना दीजिएगा, बन जाएगा। तो इस तरह से आप कर लेंगे, बिल्कुल बनेगा। टाइम हो गया कि नहीं हुआ? चलिए अभी है टाइम, ये हो ही जाएगा, रुकिए। चलिए एक प्रश्न आप जल्दी से बनाइए। ये नहीं, ये हो जाएगा। ओ, संभव कितने जोड़े हैं? हाँ ठीक है, ये करिए इसको। यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि इस नियम को संतुष्ट करने वाले संभव कितने जोड़े हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो एक आंख बनाइए। एक लिख रहे हैं फीसर, मतलब ओ ऑफलाइन के लिए। बाबू ऑफलाइन में फी पटना में 8,000 है। पटना के अलावा और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट टाउन में सेंटर चल रहा है, तो सब जगह का अलग अलग फी है। वहाँ जो ब्रांच चल रहा है वहाँ के लोग वहाँ समझेंगे।
पटना का तो फी 8,000 है। 8,000 है, लेकिन लाइफ टाइम का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। आके जम के पढ़ सकते हैं, जब मन हुआ जब आके पढ़ सकते हैं। जब तक जॉब नहीं होता तब तक पढ़ाई करते रहना है। स्वामी विवेकानंद, क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद नहीं, ये बोले थे कि तब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दीजिएगा। पूछिए क्या? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मेहनत करते रहिए, लेकिन लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो अपना लक्ष्य बदलकर आगे का लक्ष्य रख देना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसके बाद तो जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। जिंदगी का मतलब है सब कुछ खत्म हो गया। अब आप जिंदगी तो जानवर की तरह जिएंगे, क्योंकि आपके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो लक्ष्य प्राप्त हो जाए या होने से पहले तुरंत लक्ष्य बदल देना चाहिए, क्योंकि आपके सामने में अगर लक्ष्य रहेगा तो उसको पाने के लिए उस सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी का आनंद ही कुछ और आएगा। और ऐसे कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो कभी आप रोड पर से बाहर निकलिए, रूम में से आप बाहर निकलिएगा, आप सोच कर नहीं निकले कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। बाहर निकल के सोचते रहेंगे क्या करें, इस दोस्त को फोन करूं, उस दोस्त को फोन करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आप कोई प्लान लेकर नहीं निकलते हैं तो फिर निष्क्रिय, तो जानवर की तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। जीने का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। तो जीने में तभी आनंद रहता है जब आपके सामने कोई लक्ष्य रहता है और उसके प्रति दिल लगा के काम करते हैं, तो काम करने का आनंद ही कुछ और रहेगा। जिस दिन आप घर पर दिन भर पढ़ाई करिए, दिन भर एकदम खूब मन से, एकदम दिल से, ये नहीं कि बस लगे हुए हैं, आप दिल से पढ़ाई करिए, उसके बाद रूम से बाहर निकलिएगा तो आपका चलने का अंदाज ही कुछ और रहेगा। जब आप चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि हाथी चल रहा है, अपने आप में ग्रैंड फील करेंगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन किसी दिन आप दिन भर जैसे तैसे टाइम बर्बाद कर दीजिए और शाम में फिर कोई दोस्त कह दें कि चलो घूम कर आते हैं, अगर घर से बाहर निकलिएगा तो दिमाग में हीन भावना आ जाता है, लगेगा कि कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो वो चीज़ मेहनत करिएगा तो आपको ऐसा फील होगा। कोई भी अच्छा काम करिएगा तो अंदर से बहुत ही आनंद आता है। तो पढ़ाई आपका अच्छा काम ही है। अगर अच्छा काम नहीं होता तो बचपन में बच्चा जब पैदा लेता उसी समय से सबसे पहला काम उसको पढ़ने के लिए ही लोग सिखाते हैं। अगर अच्छा काम ना रहता तो कोई पढ़ने के लिए सिखाता? यानी ये तो सर्वव्यापी सत्य है, सब लोग को पता है कि पढ़ाई दुनिया का सबसे अच्छा काम है। तो जब पढ़ाई करते एक चीज पा लिए तो अच्छा काम है, तो फिर और आगे क्यों ना और अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए लक्ष्य तुरंत आगे बढ़ाना चाहिए। और आज के डेट में जॉब लेना बहुत बड़ा चीज है। और अगर आप कोई भी चीज करने के लिए ठान लेंगे और वो ना होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो केवल ये दिमाग का खेल, अगर सोच लिए, ठान लिए कि हमें ये करना है तो आप कर ही डालेंगे। तो ये चीज होता है कि ठानना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो वही चीज आपको कोई भी चीज ठान लिए तो आपको करना पड़ता है। खूब दिल लगा के करिए, कोई भी काम ना होगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा, आपको एक बनाना था, चलिए 58 बनाइए जल्दी से, जल्दी से 58 बनाइए। एक लिख रहे हैं सर आप बैच रीजनिंग का लीजिए। प्यारे, हमारे यहाँ अभी से मैथ का बैच लेने का तो फुर्सत नहीं है, रीजनिंग का बैच कहाँ से आएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, ओ अच्छा आंसर दिया हुआ था, ठीक है दिया हुआ है, लेकिन आप अपने मन से बनाइए। देखिए दो संख्या का योग 528 है।
करा दो संख्या का योग 528 और महत्तम समापवर्तक 33 है। इन नियमों का संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? तो HCF 33 है तो संख्या होगा 33A और 33B, तो जोगफल आपका इधर इतना है और उधर 528 है। तो अब जल्दी से ये भी जोग 33 कॉमन हो जाएगा। तो चलिए एक बार और लिख देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं था। अब जल्दी से इसको काटिएगा, 33 से कटेगा कै बार, ले ना टुकड़ा में काट देते हैं। 11 से कटेगा 3 बार, 11 से कटेगा 11 चौ 44, 8 11 8 88, 3 से काटेंगे 16, यानी A प्लस B बराबर आ गया 16। तो A और B को दो टुकड़ा में तोड़ना है, 16 को दो टुकड़ा में तोड़ना है, और ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है कि दोनों टुकड़ा में कोई कॉमन ना हो। तो हम बोलेंगे 1 और 16। अगर इधर 2 लेंगे तो इधर अगर 2 लेंगे तो इधर 14 लेना पड़ेगा। दोनों को जोड़कर 16 पूरा करना है। जब यहाँ गुना रहे तो दोनों को गुना करके 16 पूरा करना है। अगर यहाँ पर माइनस रहे तो दोनों को घटा करके 16 पूरा करना है। अगर दोनों का एलसीएम रहेगा तो एलसीएम में आपको करना है। जो भी रहे एलसीएम में गुना रहे तो गुना, प्लस रहे प्लस, माइनस रहे। अब बोलिए यहाँ 2 लेंगे तो इधर 14 लेंगे तो 2 14 में तो कॉमन हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो इधर 13 लेना पड़ेगा। अगर इधर 4 लेंगे तो इधर 12 लेना पड़ेगा, तो कॉमन हो जाएगा। अगर इधर 5 लेंगे तो इधर 11 लेना पड़ेगा। अगर 6 लेंगे तो इधर 10, तो कॉमन हो जाएगा। अगर इधर 7 लेंगे तो इधर 9, अगर इधर 8 लेंगे तो इधर 8, तो कॉमन हो जाएगा। फिर इधर 8 के बाद इधर 9 लेंगे तो इधर 7। अब यही वाला उल्टा होने लगेगा, क्योंकि 8 8 आधा पर आ गए तो फिर उसके बाद ये उल्टा लिखाने लगेगा। तो कितने जोड़े हैं? बोलेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका 4 जोड़े संभव। अब यहां पर एक ट्रिक होता है। कहेंगे क्या ट्रिक होता है भाई? तो बड़ा बड़ा संख्या आएगा तो अभी फिलहाल आपका जरूरत नहीं है। हो गया, कर लेंगे इस तरह से। उसी तरह से ये सब बन जाएगा, बना लीजिएगा। जो फंसिएगा, एलसीएम चैप्टर खत्म, यानी नंबर सिस्टम आपका खत्म। इसको प्यारे आप जल्दी से टोटल बना दीजिएगा। फिर अगर इसमें अटकिएगा, जो सारे अगला क्लास में बताएंगे, फिर कल के बाद फिर अगला क्लास में फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और कल ये बता दीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन फिर अगला दिन अब मान लेते हैं अलजेब्रा लेके आएंगे तो आप कहेंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री लेके आएंगे तो कहेंगे अलजेब्रा, तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, कल पूछेंगे, कल भर तो इसका काम हो जाना चाहिए। और इसके बाद वाला बैच आज नहीं है। कहिएगा ये क्या हो रहा है भाई, अभी कुछ इमरजेंसी काम है, बस आज भर के लिए। फिर आज के बाद अब लगातार अब एक ही बार खत्मे के बाद कोई काम होगा। तो इसके बाद वाला बैच नहीं है। ठीक है, चलिए गुड नाइट।